वेल बात करें तो बहुत दिनों से Q&A नहीं किया था। मेरा भी मन था, आप में से काफी सारे लोगों के काफी सारे सवाल तो रिसेंट में काफी सारी घटनाएं हुई जिसको लेकर लोगों के तो और भी ज्यादा सवाल आ गए थे। तो सोचा सारे सवालों को इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल है भूषण भाई का, वो पूछ रहे हैं कि कॉल वीवो सर्विस सेंटर एंड इंक्वायर अबाउट आईक्यू सर्विसिंग। आई नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बट मैनी हैव दिस डाउट। तो देखा तो वीवो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था, या फिर कहूँ आईक्यू के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू था, उन्होंने खुद बताया था कि वीवो के जो करंट सर्विस सेंटर है वहां पे आईक्यू के डिवाइस को आफ्टर सेल सर्विस दी जाएगी। तो हाँ, ये चीज पॉसिबल होगी और आईक्यू के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर भी होंगे और इसकी जो सर्विसिंग होगी वो वीवो प्रोवाइड करेगा। यार ये चीज शायद पहले ही बता चुके थे, ये लोग शायद क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी आप लोग का डाउट था तो क्लियर कर चुका हूं मैं। इसके साथ ही सोविक मंडल भाई का सवाल है कि विच इज द बेस्ट ओवरऑल प्रोसेसर ऑफ 2021 टिल नाउ अकॉर्डिंग टू यू, 870 और 888, एंड व्हेन विल 5G कम टू इंडिया, 2022 और 2023 लेटर, बेस्ट डू इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस एंड अपडेट्स इन एंड्रॉइड। तो बात की जाए तो पहला जो प्रोसेसर जो स्टेबल मेरे को लगता है वो है 870 एज कंपेयर टू 888। इसके साथ ही अगला सवाल है 5G का। 2022 के Q1 में हो सकता है ऑक्शन और 2022 में ही देखने को मिला, क्योंकि 5G का मैंने ऑलरेडी बोला है जोर शोर से इंडिया में काम चालू है। कंपनीज अभी भी मतलब लॉकडाउन वगैरह लगा तब भी ट्रायल टेस्टिंग कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से और 2022 में देखने को मिलेगा। और ये भी मेरे को पता चला है कि शायद पैन इंडिया देखने को मिले या फिर ऐसा हो कि पूरे रीजन में देखने को मिले। और यहाँ पे मैं बस शहरों की नहीं कर रहा, रूरल इंडिया, गांव वगैरह, वहां तक 5G को एक साल के अंदर ले जाने का प्लान है। कहानियां बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया है ना, एक दिन में 3G से 4G हुआ था, तो शायद कुछ ऐसी कहानी रिपीट हो सकती है कि एक दिन में इंडिया 4G से 5G हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वहीं बात करें यूआई की, तो सबसे पॉपुलर और बेस्ट यूआई लगता है स्मूथनेस और अपडेट्स के मामले में ऑक्सीजन ओएस और वन यूआई है। दोनों काफ़ी अच्छी, इवन कलर ओएस भी अच्छा है, कलर ओएस भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, लेकिन फ़ोन भी अच्छा होना चाहिए। ऑक्सीजन ओएस काफ़ी अच्छा है। और वन यूआई अगर हम बात करें, कोई भी सैमसंग अगर एक अच्छा फ़ोन है, उसमें अच्छा प्रोसेसर लगा तो उसमें वन यूआई काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और सबसे अच्छे अपडेट्स देखा तो अभी वन यूआई में आते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन ओएस में आते हैं अपडेट्स। तो हाँ, इस तरीके से कहानी चल रही है। इसके बाद हासिफ भाई का सवाल है, व्हाई AMOLED tech is still expensive? We know tech gets cheaper as it gets older, or just companies wants to differentiate between expensive and budget phones. देखो AMOLED टेक्नोलॉजी ऐसी कि आज भी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो पूरा प्रोसेस है उसको बनाने का, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए OLED थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा प्रीमियम में, LCD सस्ता पड़ता है। और छोटे से छोटे फ़ोन यानी कि किसी भी सस्ते फ़ोन के अंदर एक बजट, एक काफ़ी सारी चीज़, और कंपनी को प्रेशर रहता है क्या चीज़ डालना है, क्या चीज़ नहीं डालना, क्योंकि बजट के अंदर प्रॉफिट कमाना उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ रहती है। इसलिए कई बार AMOLED को चूज़ करते हैं तो दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, और कई बार LCD को चूज़ करते हैं तो दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे AMOLED की जगह हो सकता है आपको मिनी LED का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले, या फिर कोई दूसरी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो उसको रिप्लेस करेगी, तब शायद चीज़ आपको थोड़ी बदलती हुई देखने को मिले। तो हालांकि ये चीज़ कहानी चल रही है आज के समय में। इसके बाद रेक्स उज्जवल भाई का सवाल है कि कैन वी सी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस फोन इन फ्यूचर? देखो भाई, मेरे को लगता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट अपना कोई सरफेस फोन अभी फिलहाल तो निकालने वाली है। मतलब कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा, और ऑब्वियसली उन्होंने अपना विंडोज़ 10X जो पूरा क्रोम OS का कॉम्पिटिटर था उसे भी रिमूव कर दिया। सरफेस फोन वाले बिजनेस में मुझे लगता है वो जाएंगे नहीं, वो अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और वैसे भी यार हार्डवेयर के लिए उन्होंने नोकिया का ब्रांड नेम ऑलरेडी दे चुके, तो लगता नहीं कभी आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर आएगा भी तो शायद US या कुछ लिमिटेड कंट्रीज में आएगा, इंडिया में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसके साथ ही रोहित भाई का सवाल है कि डू यू थिंक करेंटली लॉन्च्ड फोन्स प्राइस बिटवीन 15 to 20 के लाइक Redmi Note 10 Pro और Max विल स्टिल बी वर्थ आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स? देखो 2-3 साल के बाद क्या देखा जाए तो 10-15 हज़ार के फ़ोन ना वो आउटडेटेड होने लगते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे 5G आएगा और कुछ नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो हो सकता है उतनी अच्छी वैल्यू फॉर या उतने अच्छे वर्थ नहीं हो उस समय लेने के लिए। और कंपनीज भी इस हिसाब से चालू हैं। कंपनीज क्या करती है कि साल भर के बाद फ़ोन का प्रोडक्शन ही बंद कर देती है ताकि वो नए फ़ोन बना ही ना सके, और जो उनका जो नया मॉडल आता है ना उसको वो प्रमोट ज़्यादा करते हैं। तो कुछ साल के बाद तो डेफिनेटली आउटडेटेड हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल भी अगर आपने इस फ़ोन को चला लिया तो कीमत के हिसाब से आप तो उसके जो पैसे ना वो तो वसूल कर ही लोगे। इसके बाद अतुल भाई का सवाल है कि योर थॉट्स ऑन मोबाइल ब्रांड लॉन्चिंग सो मैनी फोन्स, एक्स सक्सेसर ऑफ फोन इज कमिंग विद 6 months, व्हाई आर दे डूइंग सो? देखो कंपनीज को क्या करना आज के समय में, ज़्यादा मार्केट ग्रैब करना और ज़्यादा फ़ोन बेचने हैं, और लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि उनका फ़ोन पुराना हो गया वो जल्दी से जल्दी अपग्रेड करें। लेकिन आप लोगों ने भी देखा है कोई फ़ोन का अगर नया सक्सेसर आ रहा है तो पुराने वाले और नए वाले में इतना डिफरेंस होता नहीं है। हालांकि किसी को फ़ोन अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना कोई फ़ोन लेना है तो वो मार्केट में देख सकता है कि उसकी पॉसिबल में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा वो ले सकता है। लेकिन अगर उसने एक फ़ोन लिया और 6 महीने बाद दूसरा फ़ोन आ गया तो उसको कोई चिंता
करने की जरूरत नहीं है। उसका जो पुराना फोन जो चल रहा है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा, 6 महीने में चीज पुरानी नहीं होने वाली। बस ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, और स्मार्टफोन लॉन्चेस जो है ना कुछ ज़्यादा ही तेजी से कर दिया। और ऐसे नहीं सिर्फ एक ने ऐसा किया है, लगभग हर कंपनी 6 महीने 8 महीने के अंदर अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। इवन आप ये देख लो यार, हर महीने किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। सस्ता फोन हो, बजट फोन हो, महंगा फोन हो, कोई सा भी फोन हो, प्रोडक्ट लॉन्चेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हाँ, लगता है ये चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं यार। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च जितने भी ज़्यादा करते रहे, आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को क्या लेना। अगर आपको सच में ज़रूरत है तो लो, और अगर आपका करंट फोन या कोई भी प्रोडक्ट से अगर काम चल रहा है तो कंपनी भले कुछ भी लॉन्च करते रहे, आप उसके ऊपर मतलब जबरदस्ती मत जाए कि उसे आपको लेना ही लेना है। ये मेरा एक फ्रैंक ओपिनियन होगा। इसके साथ ही एडवर्ड भाई का सवाल है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है क्या, इफ यस व्हाट इज योर पोर्टफोलियो। तो देखो, क्रिप्टो में मैंने करंटली अभी समय तो इन्वेस्ट नहीं किया, आज से कुछ समय पहले इन्वेस्ट किया था, यानी कुछ साल पहले जब क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा नया था और बहुत ही ज्यादा लॉस खाया था। और अभी इस समय में क्रिप्टो काफी बड़ा ग्रे एरिया है। इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। भले ही आप क्रिप्टो में आपकी वैल्यू कितनी भी हो जाए, कितना ही पैसा बना लो, मैं रिकमेंड नहीं करता। जब तक इंडिया में रूल्स रेगुलेशन अच्छे तरीके से नहीं आ जाए तब तक क्रिप्टो को रिकमेंड करना है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रखा। इवन मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे को प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन दे दो, क्योंकि हो सकता है आज मैंने थोड़ा सा पैसा लगाया लेकिन कल को गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई सा भी रूल चेंज कर दिया, फिर यार काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। इस टाइप की चीज़ें मैं पास्ट में फेस कर चुका हूँ 2018 के टाइम पे, क्योंकि तब मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी। लेकिन अभी के हिसाब से ये कहानी होती है। इसके साथ ही शरावन का सवाल है, अगर ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट से 5G बैंड दे सकते हैं तो हम रूट करके क्यों नहीं खुद से ले सकते। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगी अगर ब्रांड्स को न्यू बैंड्स ऐड करने हैं? तो देखा जाए तो न्यू बैंड्स अगर ऐड करने हैं तो उन्हें रॉयल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है, उसके बाद ये सारी चीजें इनेबल होती है। और रूट करके नहीं किया जाता क्योंकि इनका ये जो कोड रहता है ना, ये क्लोज सोर्स होता है, ये ओपन चीजें नहीं होती। ये मोडेम के अंदर जो बिल्कुल इंटरनल चीजें रहती है, ड्राइवर वगैरह, ये सारी चीजें अपने पास रखते हैं। रूट करके चीज नहीं हो सकती। पास्ट में मैंने इस टाइप से कोशिश करी थी 4G फोन में VoLTE डालने के लिए, लेकिन फ़ोन के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई थी, फिर वो सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें अभी तो पॉसिबल नहीं हो सकती, फ्यूचर में देखते हैं। लेकिन डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट से चीज़ें इनेबल हो सकती है अगर ब्रांड चाहे तो। इसके साथ ही हिमांशु कश्यप भाई का सवाल है कि वाई अवर इंडियन टेक इंडस्ट्री इज नॉट डेवलपिंग एज एक्सपेक्टेड। देखो, इंडिया की टेक इंडस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा अलग है। इंडिया की टेक इंडस्ट्री में थोड़ी सी नई चीज़ें आनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें टॉप स्टार्टअप्स की बिना, तो वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट के किसी पॉपुलर स्टार्टअप से कहीं ना कहीं कॉपीड है, और उन्हें कुछ नया करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीज करे जो रिवोल्यूशनरी और लोगों की हेल्प करे। जब तक इस टाइप की चीज नहीं होगी तो बड़ा रिवोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अभी आप देखो यार, फ्लिपकार्ट देखो, वो कहीं ना कहीं अमेजन से इंस्पायर्ड थी। आप ओला को देखो, वो ऊबर से इंस्पायर्ड थी। तो हाँ, इस टाइप से चीजें काफी ज्यादा चल रही है। कोई नई चीज, कोई इनोवेटिव थिंकिंग लाने की जरूरत है, तब शायद एक बड़ा ग्रोथ होता है ना, वो हम यहाँ पे देख पाए। इसके साथ ही जुमा दास का सवाल है कि आप कौन सा वाईफाई यूज करते हो, उसकी स्पीड क्या है। वाईफाई की बात करूँ तो मेरे पास सिटी केबल का सिटी ब्रॉडबैंड है अभी, लेकिन आने वाले समय में जियो फाइबर के ऊपर मूव करना चाहूंगा। अभी करंटली स्पीड 100 से 150 Mbps के राउंड आती है। आने वाले समय जो 300 Mbps वाला जियो फाइबर उसे एक बार टेस्ट करना चाहूंगा। जून से उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल ये आंसर हो जाता है आपके क्वेश्चन का। इसके साथ ही साहिल भाई का सवाल है कि हेलो फ्रॉम हरियाणा, क्या बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का लाइट वर्जन भी इसके साथ आएगा। देखो, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लाइट वर्जन की। मेरे को लगता है कि अभी रेगुलर वर्जन ही निकालेंगे, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें कि सभी फोन में चल जाए। लेकिन अगर इन्हें लगेगा कि जरूरत है एक लाइट वर्जन निकालने की तो वो डेफिनेटली निकालेंगे। और हो सकता है शायद प्लान में हो, वर्किंग कंडीशन के अंदर हो। तो देखते हैं बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल। तो अभी सिर्फ एक ही गेम आने वाला है, वो आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। कोई लाइट वर्जन नहीं आने वाला, ना ही इसके कभी इम्यूलेटर वाले के बारे में कोई अभी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ ही सुभादीप भाई का सवाल है कि वेयर इज मी 11 अल्ट्रा। तो मी 11 अल्ट्रा के बारे में पता है कि 15 तारीख के बाद से इसकी सेल्स वगैरह स्टार्ट होंगी। 3 से 4,000 या 5,000 के राउंड यूनिट्स। और Xiaomi का जो सेल्स टारगेट है वो 3,000 है, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिलेगा और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर आएगा। और कुछ HDFC के साथ इसका बैंक ऑफर वगैरह आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके साथ ही अमन दास भाई का सवाल है कि टेक न्यूज कैसे कलेक्ट करते हैं। तो टेक न्यूज के काफी सारे फेमस ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स है, वहां जाकर आप टेक न्यूज वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में बात करें तो गैजेट्स 360 काफी पॉपुलर रेप्यूटेड वेबसाइट है। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पे वर्ज के बारे में बात करें, इनगैजेट, गिज्मोडो, ये काफी रेप्यूटेड और पब्लिकेशंस वेबसाइट है बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्सेज है। तो अगर आपको टेक न्यूज वगैरह ग्रैब करना या पढ़ना
चाहते हो तो ये वेबसाइट रिकमेंड की जा सकती है, आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं चीजें। इसके साथ ही अभिजीत का सवाल है कि वाई इज MIUI सो अगली, सटल टर्न ऑफ, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू चेंज। देखो MIUI देखा जाए तो एक पर्सनल प्रेफरेंस इस तरह अगली है कि नहीं है, लेकिन हाँ MIUI देखा जाए तो दूसरे UI के कंपैरिजन में एक अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। जहाँ दूसरे UI की बात करें जैसे कलर OS, Realme UI, तो वो उनमें क्या हुआ कि वो धीरे धीरे स्टॉक एंड्रॉइड जैसे बन रहा है। Realme UI स्टॉक एंड्रॉइड नहीं, वो दूसरा ही अपने आप में ही अलग चीज़ें इवॉल्व कर रहा है और अलग चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और MIUI के साथ दिक्कत ये भी कि उसके अंदर बग्स भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे उन्होंने पोको के साथ पोको लॉन्चर को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे जो UI था काफ़ी हद तक स्टॉक जैसा फील, लुक एंड फील देखने को मिला था। तो हो सकता है ये चीज़ ये लोग पहचाने और आने वाले MIUI 13 में थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड फील लाने की कोशिश करें, तो कुछ अलग चीज़ें करने की कोशिश करें तो एक अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि देखा तो एक ज़माने में MIUI बहुत ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि MIUI का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता चला गया। एड्स और बग्स के कारण ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। काफ़ी सारे लोग हैं जो Xiaomi के फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं उसके हार्डवेयर के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है ना, वो वहाँ पे कचरा कर देता है। इसलिए मैंने बोला था कि Xiaomi का फ़ोन किसी को खरीदना है तो Xiaomi का फ़ोन खरीदे फ्लैश सेल के अंदर, उसके बाद उसमें कस्टम रोम डाल दे अपनी मनपसंद की और एंजॉय करे, क्योंकि हार्डवेयर भी अच्छा मिल गया, सॉफ्टवेयर भी अच्छा मिल गया। इसके बाद प्रदीप भाई का सवाल है कि हाउ यू कंपेयर Xiaomi एंड Realme। सिंपल सा आंसर है, पहले क्या था कि Realme Xiaomi को कॉपी कर रहा था, लेकिन अब बताओ Xiaomi BBK को कॉपी कर रहा है। जिस तरीके से BBK ने मल्टीपल ब्रांड्स बना लिए ना, Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, iQOO, ये सारी चीज़ें हो गई, वैसे Xiaomi ने 3 बना दी, Redmi, Mi, Poco। Mi ब्रांडिंग के अंदर महंगे फ़ोन बेचने हैं, Redmi के अंदर सस्ते फ़ोन बेचने हैं, Poco के अंदर एक फ्लैगशिप कलर या फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है जिसके अंदर प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो। एक दूसरे को कॉपी कर ही रहे हैं दोनों फ़ोन, कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, थोड़ी सी फिलॉसफी लगे, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक भाई का सवाल है कि व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन व्हेन एलन मस्क रिप्लाइड टू योर ट्वीट। तो देखो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर कहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल गया एलन मस्क के ट्वीट का। तो पूरी कहानी मैं शुरुआत से सुना देता हूँ। मैं अपने एक वीडियो पे काम कर रहा था जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर और इंडिया में क्या स्टेट होने चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी फोकस करे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। लेकिन मैं जानता था कि इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, कंपनीज को इसको लेकर स्टैंड करना पड़ेगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आए, जो कार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी कीमतें भी कम हो, और उसके साथ साथ उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे जो अफोर्डेबल और आम इंसान उसे अफोर्ड कर सके। इसके बारे में मेरा एक था सोच। इसके बाद मैं देखता हूँ कि जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज है, चाहे बात करें Xiaomi की, Huawei की, चाहे बात करें Oppo की, ये सब है ना स्मार्टफोन बनाने की कंपनीज धीरे धीरे कार बिजनेस के ऊपर उतर रही हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को लगा चलो इसके बारे में एक रैंडमली ट्वीट वगैरह करते हैं। तो मैंने एक ट्वीट ऐसे ही लिखा, बाय द वे अगर मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो रोजाना कुछ भी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती है ना, तो वो मैं वहाँ ट्वीट कर देता हूँ, थॉट्स आइडियाज जो रहते हैं। तो बेसिक सा आइडिया था, सिंपल सा एक लाइन में मैंने ट्वीट वगैरह कर दिया, एक छोटी सी चीज़ में उसको मैंने ट्वीट कर दिया, कुछ लोगों ने उसे लाइक किया। फिर क्या होता है कि उसके ऊपर से कहीं से इंगेजमेंट आने लगता है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जहाँ पे बाहर के जो लोग हैं वो उसको लाइक कर रहे हैं, कोई इसको रीट्वीट कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत ही एवरेज रिएक्शन था, कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से वायरल हो गया। इतना ज़्यादा भी कोई खास वायरल वगैरह नहीं हुआ था। फिर अगले दिन आउट ऑफ नोवेयर एलन मस्क उस पर आके खुद कर देते हैं। बेसिकली मेरे को क्या लगता है कि एलन मस्क की फीड में कहीं ना कहीं से आ गया होगा, किसी भी लाइक कर दिया होगा, किसी ने रीट्वीट कर दिया होगा, या फिर किसी टेस्ला के इंजीनियर ने चीज़ देख ली होगी, तो कहीं ना कहीं से एलन की फीड में आ गया और वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। अब जैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं वो, तो मेरे को नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद फिर मैं चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली असली एलन मस्क का कोई फर्जी अकाउंट तो नहीं है। फिर चेक करता हूँ वेरीफाइड टिक है, उसके बाद नाम भी सही है, उनकी प्रोफाइल पे जाकर भी चेक किया, और उसके बाद देखा मैंने कि मोबाइल फोन जो बजना शुरू हुआ उसके बाद वो तो ये अलग ही था। मेरे को लिटरली नोटिफिकेशंस बंद करने पड़े, क्योंकि उस ट्वीट पे इतना ज़्यादा एंगेजमेंट आ गया, तो उस पर इतने सारे लाइक्स आने लगे थे, इतने रीट्वीट आ रहे थे, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे, हज़ारों के लोग क्वांटिटी में उस पर कमेंट आए। और ऐसा नहीं सिर्फ छोटे लोगों के, नॉर्मल लोग हैं, उस पर काफ़ी सारे वेरीफाइड लोगों के भी आए। तो देखा तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। उसके चक्कर में 24 घंटे के अंदर मेरे खुद के 3000 फॉलोअर भी बढ़ गए ट्विटर पे। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था और काफ़ी एक्साइटिंग था और काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ था। और अभी मैं सोचता हूँ पता नहीं यार उसकी फीड के अंदर मेरा ट्वीट कैसे पहुँच गया। तो यार ये चीज़ थी, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, एक टोटली कोइंसिडेंशियल चीज़ थी, क्योंकि मैंने ना कोई टैग किया था, ना ही किसी का हैशटैग यूज़ किया था, कोई चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करी था, और एक सिंपल सा ट्वीट था। और मेरे को क्या लगता है कि एलन को यहाँ पे ये चीज़ इसलिए ट्रिगर हो गई होगी क्योंकि वहाँ पे उसे देख के लगा ना कि टेस्ला तो कार
कार बना ही रही है, लेकिन एप्पल, शॉमी, ओप्पो, ये सारी दूसरी कंपनीज भी कार बना रही है। तो देखा जाए तो उसका ट्वीट का आंसर वही था कि प्रोटोटाइप आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन आता है ना बनाने का, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो शायद ये जो कंपनीज अभी शायद इसी चीज़ को फेस करेंगी कि प्रोटोटाइप तो लोग बना लेंगे, लेकिन जब मास प्रोडक्शन की बारी आएगी तब शायद यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो लोगों को। तो देखा तो पूछे की पूरी कहानी होती है इलॉन मस्क के ट्वीट की। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो मुझे ट्विटर पर जाके फॉलो कर दीजिए। वीडियो आप लोग कैसे लगा प्लीज 3 बात नीचे कमेंट करना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।